हेलो, हाय, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं वृद्धि और विकास, जिसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। ये जो चैप्टर है वह चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बाल विकास का एक महत्वपूर्ण ही चैप्टर है। होम साइंस के हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं। अदर एग्ज़ाम में भी आते हैं, जैसे कि टेट, सुपर टेट, सी टेट, पेट और कई एग्ज़ामों में आ जाते हैं। अब आप सबको पता चल गया होगा कि ये क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। समझते हैं कि वृद्धि और विकास क्या है, जिसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। ये क्या होता है? वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास। सामान्य बोलचाल की भाषा में वृद्धि और विकास को एक ही मतलब निकालते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब इसे चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ते हैं तो उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। ग्रोथ का दायरा लिमिटेड होता है, ठीक है, यानी कि सिर्फ ये शारीरिक विकास की ही बात करता है, जबकि विकास शारीरिक विकास के साथ साथ संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक हर विकास की बात करता है। वृद्धि सिर्फ शारीरिक बात करता है। वृद्धि सिर्फ शारीरिक बात करता है, जिसे हम अगर कहें या बढ़ने की बात करता है। जबकि विकास को हम कहते हैं डेवलपमेंट। इसको यहाँ पर डेवलपमेंट। वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं, GROWTH, ग्रोथ। वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं। इसका दायरा लिमिटेड होता है, जबकि विकास का दायरा लिमिटेड नहीं होता है। वृद्धि सिर्फ शारीरिक रूप से बढ़ना मतलब वृद्धि कहलाता है, जबकि विकास का जो दायरा है बहुत लंबा है। यह मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, हर तरह से ये बढ़ता है। हमने अभी बताया वृद्धि यानी कि ग्रोथ, इसका दायरा लिमिटेड होता है, ठीक है, यानी कि सिर्फ ये शारीरिक विकास की बात करता है। और ग्रोथ का मतलब ही होता है बढ़ना। जबकि हम विकास की बात करते हैं, यह शारीरिक ही नहीं, शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से यह बढ़ता है, इसका विकास होता है। वृद्धि में होने वाला परिवर्तन शारीरिक एवं रचनात्मक होता है। शारीरिक व रचनात्मक होता है। जबकि विकास की हम बात करें तो इसमें परिवर्तन हर तरफ से सभी क्षेत्रों में होता है। वृद्धि गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह के बाद से होती है। वृद्धि का विकास गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह से प्रारंभ होती है और 20 वर्ष की आयु के आसपास समाप्त हो जाती है। इसका विकास 2 सप्ताह गर्भाधान के 2 सप्ताह से गर्भाधान के 2 सप्ताह से लेकर के 20 वर्ष की आयु तक होता है। वृद्धि का विकास गर्भाधान के से 2 सप्ताह से 20 वर्ष की अवस्था तक। जबकि हम विकास की बात करें तो इसका विकास जीवन प्रयत्न होता रहता है। जीवन प्रयत्न तक होता रहता है। भले ही इसका विकास गर्भाधान से लेकर इसका विकास
गर्भाधान से मतलब 2 सप्ताह से लेकर 20 मतलब पॉजिटिव होता है। फिर विकास आते आते इधर निगेटिव हो जाता है, यानी कि घंटी की नुमा होता है। घंटी की इधर इधर वृद्धि होगा, इधर वृद्धि और इधर विकास। विकास वृद्धि के इधर शारीरिक विकास जो होगा वो शारीरिक रचनात्मक होगा, लेकिन विकास इधर जब होगा तो विनाशात्मक होगा। विनाशात्मक होगा, विनाशात्मक होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इधर पॉजिटिव होगा और इधर निगेटिव होगा। हॉरलॉक ने कहा है, हॉरलॉक ने कहा है कि वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों, आकार एवं संरचना की परिवर्तन का उल्लेख करती है। हॉरलॉक ने कहा है, हॉरलॉक ने कहा है, हॉरलॉक ने कहा है वृद्धि मात्रात्मक मतलब कि ये नंबर काउंट करेगा। वृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास क्वालिटी मतलब क्वांटिटी। मतलब कोई बच्चा अगर है, ये बच्चा है समझो, ये बच्चा है, इसका हाथ पैर बना देते हैं, तो ये सब इसका वृद्धि होगा, मतलब ये गिनती में आएगा कि 1 2 3 4 5। लेकिन जो विकास होगा उसका हाथ पैर की जो विकास है, कोई भी बच्चा अगर सामान पकड़ेगा तो पहले ऐसे पकड़ेगा, फिर ऐसे पकड़ेगा, मतलब अगर वो लिखना चाहता है तो पहले ऐसे लिखेगा, ऐसे पकड़ के। अगर वो जब उसका विकास होगा तो वो इस तरह से होगा, मतलब पहले बड़ी मांसपेशियों का होगा, फिर छोटी छोटी मांसपेशियों का उसका विकास होगा। अभी हमने बताया कि वृद्धि का दायरा बहुत छोटा है, जबकि विकास का दायरा बहुत बड़ा है। वृद्धि का विकास जो होगा वो शारीरिक रूप से होगा, यानी कि बढ़ना, मतलब नंबर काउंट में होगा, जबकि विकास का ये क्वालिटी में होगा, मतलब गुणात्मक में होगा। इसका मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सब ओर से बढ़ेगा, मतलब इसका सर्वांगीण विकास होगा। जबकि वृद्धि का डेवलपमेंट गर्भाधान से लेकर के, मतलब गर्भाधान से 2 सप्ताह से लेकर के 20 वर्ष तक होता है। जबकि विकास का जो डेवलपमेंट होता है, जब विकास का विकास होता है तो वह जीवन प्रयत्न होता है, सभी तरह से होता है, वह चाहे मानसिक हो, उसका सामाजिक हो, उसका संवेगात्मक हो। अभी हमने ये भी बताया कि वृद्धि का एक तरफ विनाशात्मक होगा, मतलब इधर जो होगा डेवलपमेंट, इसमें विनाशात्मक में होता, मतलब कि नकारात्मक होता है। और वृद्धि के इस पार, मतलब घंटी के इस, ये घंटी नुमा है, इस पार पॉजिटिव होगा। हॉरलॉक ने बताया कि वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों, आकार एवं संरचना में परिवर्तन का उल्लेख करती है। जीवन में विकास की जो प्रक्रिया में होने वाला परिवर्तन होता है कभी समान नहीं होता। शुरू में मतलब प्रारंभिक अवस्था में होने वाला परिवर्तन रचनात्मक होगा, लेकिन जो बाद में होगा वो परिवर्तन वो नकारात्मक होगा, मतलब विनाशात्मक होगा। वृद्धि में विकास गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक होता है। वृद्धि में जो विकास होगा वो गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक होगा। गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक होगा। प्रौढ़ावस्था तक होगा। जबकि हम विकास की बात करें तो यह गर्भाधान से लेकर के जीवन पर्यंत तक होगा। जब तक कोई भी बालक है, कोई भी मनुष्य, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक होगा, भले ही वो विनाशात्मक या नकारात्मक हो। फिर यह गर्भाधान से लेकर के गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक होगा। प्रयत्न। अब हम ये तो जान के हैं कि वृद्धि में होने वाला परिवर्तन शारीरिक होगा, जो परिवर्तन होगा सिर्फ शरीर का होगा। लेकिन विकास में जो परिवर्तन होगा वो शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी ओर से होगा। वृद्धि की बात करें, प्राणी में वृद्धि बाद में होती है। बाद में होती है, जबकि विकास पहले होता है।
विकास पहले होता है, विकास पहले होता है। अब हम कह सकते हैं कि वृद्धि मतलब जो विकास होगा वो बाद में होगा, लेकिन विकास पहले होगा। मतलब कि ये हम छोटा सा गोला बना लेते हैं, वृद्धि बाद में होगा मतलब इसका दायरा छोटा रहेगा। विकास का दायरा बड़ा है तो इसका दायरा बड़ा होगा। वृद्धि में होने वाला परिवर्तन मात्रात्मक होता मतलब गिनती में होगा, नंबर में होता कि मतलब 6 महीने का है, फिर 7 महीने आएगा, फिर 8 महीना आएगा, ऐसे ऐसे होगा। लेकिन विकास में होगा जो क्वालिटी वाला होगा। विकास में जो परिवर्तन होगा वो गुणात्मक होगा, यानी कि बच्चा अगर कॉपी लिख रहा है तो पहले ऐसे पेन पकड़ेगा, उसके बाद में ऐसे पकड़ेगा, मतलब उसका ये विकास हो रहा है, उसका ये डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब कि मात्रात्मक होगा, ये मात्रात्मक होगा, मात्रात्मक होगा और ये गुणात्मक होगा, गुणात्मक होगा। वृद्धि में होने वाला परिवर्तन अभी हमने बताया कि रचनात्मक होगा, जबकि विकास में होने वाला परिवर्तन रचनात्मक के साथ साथ विनाशात्मक भी होगा। वृद्धि का जो डेवलपमेंट होगा वो वृद्धावस्था तक ले जाएगी। वृद्धि का जो डेवलपमेंट है वो अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, कोई बालक छोटा है, तो उसको वृद्धावस्था मतलब वृद्धावस्था तक ले जाएगी। लेकिन जो विकास का क्रम है वो परिपक्वतावस्था तक ले जाएगी। वृद्धि का जो क्रम है प्राणी को वृद्धावस्था तक ले जाएगी, लेकिन विकास का जो क्रम है वो परिपक्वतावस्था तक ले जाएगी, परिपक्वतावस्था तक के ले जाएगी। हमने बताया कि वृद्धि का जो विकास होगा वो प्राणी को वृद्धावस्था तक ले जाएगी, यानी मतलब रचनात्मक ले जाएगी। लेकिन जो विकास का क्रम होगा वो प्राणी को परिपक्वतावस्था तक ले जाएगी। वृद्धि जो कि एक संकीर्ण है मतलब कि पतली है, क्योंकि यह केवल प्रौढ़ावस्था तक चलती है। लेकिन विकास का अगर हम देखें तो इसका दायरा बड़ा है, क्योंकि इसमें वृद्धि भी आती है और परिपक्वता भी, दोनों होते हैं। अगर हम देख लेते हैं वृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है जो केवल प्रौढ़ावस्था तक चलती है। लेकिन विकास का जो दायरा है वो बड़ा है, वो दायरा उसका बड़ा है, तो उसमें वृद्धि भी आ जाती है और परिपक्वता भी आ जाती है, वृद्धि जो है इसकी माप की जा सकती है, इसको नाप की जाती। जैसे कि मतलब कोई बालक पैदा हुआ तो उसको हम बता सकते हैं कि ये 3 किलो का पैदा हुआ या 2.5 किलो का पैदा हुआ। लेकिन जो विकास का क्रम है इसको हम नहीं बता सकते कि इसका विकास कितना हुआ। इसका विकास जो होता है इसमें परिवर्तन गुणात्मक होते हैं, जिसकी हमें माप नहीं की जा सकती है। लेकिन हाँ, भविष्यवाणी जरूर की जाती है कि हाँ, ये आगे चल करके ये ऐसा इसका विकास होगा। वृद्धि की हम माप नहीं कर सकते, जबकि इसकी वृद्धि का विकास जो हम माप सकते हैं। जबकि विकास को हम माप नहीं सकते, क्योंकि इसमें वृद्धि का माप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो परिवर्तन होते हैं, लंबाई भार हमें पता होता है, इसलिए हम माप सकते हैं। लेकिन इसमें वो क्वालिटी वाला होता है, मतलब गुणात्मक होता है, जिसे हम माप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसकी भविष्यवाणी जरूर कर सकते हैं कि आगे चल करके इसका विकास इस तरह होगा। अब हम थोड़ा वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। वृद्धि और विकास के नियम या सिद्धांत पढ़ते हैं। नियम या सिद्धांत लिख देती हूँ, सिद्धांत। इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि पहला निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम मतलब हम इसमें कह सकते हैं कि जो वृद्धि
वृद्धि और विकास का जो डेवलपमेंट होगा वो एकाएक नहीं होगा, मतलब अचानक नहीं होगा, एकाएक नहीं होगा, एक सीक्वेंस में आएगा। मतलब ये कि अगर कोई बालक है, छोटा है बालक है, तो पहले वो खिसकना शुरू करेगा, फिर खड़ा होगा, फिर वो धीरे किसी का सहारे पे चलना शुरू करेगा, फिर वो खुद से चलेगा। मतलब कि वृद्धि और विकास का नियम ये कहता है कि निरंतर से चलेगा, मतलब एकाएक नहीं चलेगा, एक सीक्वेंस में लेकर के चलेगा। अब दूसरे की नियम की बात करें, जो दूसरा नियम है व्यक्तिगत का नियम। व्यक्तिगत का नियम, व्यक्तिगत का नियम, व्यक्तिगत का नियम या सिद्धांत कुछ भी कह सकते हैं। व्यक्तिगत का नियम ये कहता है कि हर इंसान का, हर प्राणी का, हर बालक का विकास एक तरह नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि आपके पास 2 भाई हैं कि दोनों भाई का विकास एक ही तरह हो। किसी का पहले कोई बालक है जो जल्दी चलना शुरू करेगा, कोई बालक हो जैसे धीरे से चलना शुरू करता है, कोई बालक है 9 महीने में चलना शुरू कर देता है, जबकि कोई बालक है 16 महीने में चलना शुरू कर देता है। इसलिए व्यक्तिगत का नियम ये कहता है कि हर प्राणी है, चाहे वो एक ही माँ के गर्भ से हुआ है, तो उसका विकास अलग अलग होगा, हर चीज़ में अलग अलग होगा, चाहे वो वृद्धि की बात हो, चाहे विकास की बात हो। तीसरे सिद्धांत की बात करें, तीसरा सिद्धांत है समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम, समान प्रतिमान का नियम। इसमें समान प्रतिमान का नियम ये कहता है कि अगर कोई बालक है, तो अगर इंसान का मतलब मनुष्य का अगर बालक है तो मनुष्य की तरह विकास करेगा। अगर कोई जानवर का कोई बच्चा है तो वो अपनी तरह विकास करे। मतलब कि अगर अपनी अपनी जाति का अलग अलग विकास होगा। मतलब मनुष्य का अगर जाति का बालक है तो इसका विकास क्रम अलग होगा, और जानवर का है जैसे तो इसका विकास क्रम अलग होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य का बच्चा अगर 9 महीने में या 12 महीने में चलना शुरू करता है तो किसी जानवर का बच्चा भी उसी समान चलना शुरू करेगा या उसी तरह खाना खाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी क्या, आप लोग भी देखते होंगे कि अगर छोटा बच्चा है या फिर वो बड़ा होता है, जब वो पढ़ने लिखने जाता है तो ज़रूरी नहीं कि जानवर के बच्चे भी पढ़ना लिखना, मतलब इसका नियम ये कहता है कि समान प्रतिमान, मतलब हर प्राणी का एक ही तरह नहीं होता है। समान प्रतिमान का नियम ये भी कहता है कि मानव का वृद्धि मानव के बराबर होगी। मतलब मानव का वृद्धि मानव की तरह होगा, जबकि जानवर का वृद्धि अलग होगा। अब हम दूसरे नियम की बात करें, चक्राकार प्रगति का नियम। चौथा है चक्राकार प्रगति का नियम। चक्राकार प्रगति का नियम, चक्राकार प्रगति का नियम। मानव का जब विकास होगा वो रेखीय ना होकर के, मानव का विकास जो रेखीय ना होकर के चक्राकार होता। मतलब ये चक्राकार प्रगति का नियम ये कहता है कि मनुष्य का मतलब किसी प्राणी का, मनुष्य का या मानव का विकास जो होगा वो रेखीय ना होकर के चक्राकार रूप में होगा। मतलब चक्राकार रूप में होगा, रेखीय ना होकर के चक्राकार होगा। मतलब कि निश्चित अवस्था में इसका ठहराव आ जाएगा। मतलब कि 1 वर्ष में थोड़ा ठहराव आएगा, फिर दो वर्ष में थोड़ा परिवर्तन होगा। मतलब ये चक्राकार का नियम कहता है कि रेखीय ना होकर के कभी ठहराव कभी रुकाव, इसलिए चक्राकार इसे कहा गया है। हॉरलॉक ने भी यही कहा कि मनुष्य का जीवन एक घंटी के आकृति के समान है। हॉरलॉक ने कहा है, हॉरलॉक ने कहा है मनुष्य का जीवन एक घंटी के समान है। मतलब एक घंटी के समान है। शुरू में रचनात्मक होगा और इधर विनाशात्मक होगा। युवावस्था में, यहाँ बीच में जो युवावस्था है, अभी हमने बताया कि वृद्धि का जो विकास होगा वो 2 सप्ताह से लेकर के 20 वर्ष तक। मतलब कि युवावस्था तक रचनात्मक होगा, मतलब कि पॉजिटिव होगा। जबकि इधर
प्रौढ़ावस्था जब आएगा तो इधर इसका निगेटिव होगा, यानी कि विनाशात्मक होगा। तो हरलॉक ने ये कहा है कि मनुष्य का जो जीवन है इसे घंटी के नुमा दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जो जीवन वो घंटी के आकार थी होती है, समान होती है। समन्वय का सिद्धांत ये कहता है कि जब तक कोई भी प्राणी का मानसिक और शारीरिक दोनों का मेल अंतःक्रिया नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। अगर कोई बालक चिड़चिड़ा है या कुछ उसकी दिक्कत है तो उसका सोशल भी विकास नहीं होगा, उसका सामाजिक विकास नहीं होगा। मतलब सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक सब एक तरह समन्वय होते हैं, सब अंतःक्रिया एवं समायोजन स्वरूप से मिले होते हैं। विकास का जो दर होता है उसमें अंतःक्रिया पाई जाती हैं। विकास की जो समायोजन की प्रक्रिया सब में निर्भर करती है, मतलब शारीरिक में भी, मानसिक में भी, सामाजिक में, सब में अंतःक्रिया पाई जाती हैं। आगे हम बात करते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट की ओर यह सिद्धांत कहता है कि कोई भी बालक है तो अगर वो गर्भ में है तो उसका गर्भ में या बाहर तो उसका जो विकास होगा, पहले अगर हाथों का विकास हो रहा तो पहले हाथ मतलब उसकी बड़ी मांसपेशियां काम करेगी, फिर उसका छोटी मांसपेशियां। हमने भी बताया कि कोई बालक अगर लिखना चाहता है कॉपी पेन से तो जब छोटा रहता है तो ऐसे ऐसे लिखता है, लेकिन जब वो बड़ा होता तो अच्छी अच्छी ड्राइंग करता है। तो उसका वो विकास मतलब सामान्य से पहले छोटी विकास होगा फिर बड़ी, मतलब पहले सामान्य मतलब पहले सहज क्रिया होगी, फिर विशिष्ट मतलब कि फिर बाद में कठिन चीज़ें आने लगेगी। मतलब पहले हाथों का सामान्य विकास होगा, फिर उसकी जो पहले अगर विकास हो रहा तो पहले हाथ उसका बनेगा, फिर उसका पंजा जो है पंजा को विकास होगा। अब हम आगे बात करते हैं निश्चित पूर्व कथनीय का नियम। यहाँ पे लिख देते हैं, अगला है हमारा निश्चित पूर्व कथनीय का नियम। पूर्व कथनीय का नियम या सिद्धांत। नियम या सिद्धांत। निश्चित पूर्व कथनीय का सिद्धांत इसमें यह कहता है कि जो विकास का क्रम है, जो भी विकास होगा वो उसके बारे में निश्चित कथन कह देते हैं। इसमें दो आते हैं, पहला मस्तका दोमुखी, मस्तका बोध कह सकते हैं, मस्तका बोध मुखी सिद्धांत। दूसरा होता है केंद्र से परिधि की ओर या निकट से दूर का विकास, केंद्र से सिरों का विकास, केंद्र से सिरों का विकास, सिरों का की ओर कह देते हैं, सिरों की ओर, सिरों की ओर। मस्तका बोधमुखी या सिद्धांत कहता है कि बालक का जो विकास होगा, वृद्धि और विकास होगा, पहले सिर से पैर की ओर होगा। पहले मस्तिष्क के आसपास का विकास होगा, जैसे कि आँखों का विकास होगा, फिर हाथों का, फिर पैरों का, मतलब कि पहले सिर का विकास होगा, फिर हाथों का। अगर ये बना दें, पहले सिर का, मस्तका बोधमुखी ये कहता है कि पहले सिर का विकास होगा, फिर हाथों का विकास होगा, फिर पैरों का विकास होगा। अब किसी छोटे बच्चे को ही देख लो, जब शुरू में रहता, छोटा बच्चा रहता है तो अपना सर संभाल नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे फिर सर को संभालता है, फिर अपने शरीर को संभालता है, फिर वो बैठना चलना सीखता है ना। तो मस्तका बोधमुखी यही कहता है। केंद्र से सिरों की ओर, इसे हम निकट से दूर का विकास भी कहते हैं। मतलब कि पहले केंद्र का विकास होगा, फिर सिराओं की, मतलब पहले बीच का विकास होगा, फिर इधर विकास होगा। पहले केंद्र का विकास होगा, फिर इधर का विकास होगा। निकट इसे हम निकट से दूर का विकास भी कहते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। अगली हम बात करें
अगला है वातावरण। वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का नियम। वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का नियम या सिद्धांत। वातावरण और वंशानुक्रम यह कहता है कि बालक का जो विकास होगा, जितना अच्छा वातावरण होगा, जितना अच्छा वंशानुक्रम होगा, दोनों की अंतःक्रिया से ही बालक का विकास होगा। अगर बालक का जो विकास में क्रम अगर हम देखें तो अगर उसका वातावरण अच्छा नहीं है तो उसका वंशानुक्रम भी प्रभावित होगा, भले ही उसका वंशानुक्रम बहुत अच्छा हो। अगर वातावरण और वंशानुक्रम में दोनों ही अंतःक्रियाएं होती हैं, जितना अच्छा वातावरण होगा बालक का विकास उतना ही अच्छा होगा। तो इसमें फ्रैंक ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन एक चौड़ा मार्ग की तरह है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति चलना चाहता है। फ्रैंक ने कहा है प्रत्येक व्यक्ति का जीवन प्रत्येक व्यक्ति का जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है जिस पर व्यक्ति चलना चाहता है, चलना पड़ता है या चलना चाहता है, जिस पर व्यक्ति चलना पड़ता है। इस संबंध में गैसले ने भी कहा कि व्यक्तिगत भिन्नता का फैलाव उतना ही है जितना कि मानव जाति का है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा वृद्धि और विकास। हमने अपने तरीके से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है वृद्धि और विकास को। कल हमारी अगली क्लास होगी, नई दूसरी क्लास होगी। आई होप आप लोग पढ़ना। कल हम मिलेंगे एक नई क्लास में जो हमारी अगली क्लास होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।